सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। आज हमारे सामने जीएस पेपर 1 है 2022 का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्वियसली ये पेपर देखेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे और ऑप्शंस से एनालाइज करेंगे कि कैसे यूपीएससी जो है क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि पीवाईक्यू इज़ द की टू सक्सेस, तो ऑब्वियसली हम वो आज समझेंगे कि पीवाईक्यू कैसे लोगों के सक्सेस का कारण बन रहे हैं, कैसे प्रीलिम्स निकालने में पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये हमारा क्या है, इकोनॉमी का टॉपिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर देखें तो इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें देखना है और सारे ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि यही ऑप्शंस जो हैं ये अगले साल हो सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस देखेंगे। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये सेटअप हुआ था कब, 1966 में। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मनीला फिलीपींस में है और इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन है, जापान, यूएसए, चाइना और इंडिया। ठीक है, ये उसकी लिस्ट है। नेक्स्ट, यूएनईपी जो है, यूएनईपी ये एनवायरनमेंट वाले प्रोविजंस को सपोर्ट करता है। इसका जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो फाइनेंस इनिशिएटिव है उसके बारे में याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये फोकस करता है किस चीज़ पे, ये फोकस करता है, एक इसका इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है नेट ज़ीरो एसेट ओनर अलायंस। ठीक है, ये एक इसका इनिशिएटिव याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में और इसके कुछ की ऑर्गेनाइजेशन है, की बॉडीज़ है, जैसे इंटरनेशनल IBRD इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, MIGA इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ ये जो डिस्प्यूट्स है उसके लिए, फिर IBA इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये सारे इसके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये याद रखिएगा किस में हेल्प करता है, BOP क्राइसिस। अब जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में जान लीजिए। ये क्या करता है, रैपिड कंसेशनल जो होता है ना फाइनेंस, ये प्रोवाइड करता है जिसके उस कंट्रीज़ को जहाँ पे BOP में, जहाँ पे इमरजेंसी आती है। और इमरजेंसी कब आती है, BOP क्राइसिस के टाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही इन्फॉर्मेशन जो था हमारे काम का था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में है, नीर वर्सेस रीर के बारे में है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वर्सेस रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। याद रखिएगा, जो नीर है वो क्या है, ये वैल्यू ऑफ करेंसी है अगेंस्ट वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज। और रीर क्या है, एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। मेनली दोनों में डिफरेंस यही है कि रीर जो है इट इज़ एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन और नीर जो है इट इज़ नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। अब अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा 1 and 3। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इम्प्रूवमेंट नहीं बोल रहा है, ये क्या दिखा रहा है, डिक्लाइन है। याद रखिएगा, रीर जो है इज़ नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसमें बस यही बेसिकली नीर वर्सेस रीर का कंसेप्ट आपको देखना था, वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, RBI इज़ लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसका कंसेप्ट पता है, मुझे पता है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, और मुझे पता है कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे इसको मैनेज करती है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला ये स्टेटमेंट पकड़ेंगे। वैसे तो इसका आंसर 2 and 3 है, लेकिन हमें समझना है क्या, इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, इन्फ्लेशन अगर बहुत हाई है इसका मतलब क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास पैसा है, लोग सामान खरीद रहे हैं, एक तरह से मान के चलो सप्लाई कम है। ठीक है, सामान लोग खरीदने के लिए रेडी हैं। तो RBI क्या करेगा, RBI को तो ये मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है ना। अब इसमें क्या करता है, RBI क्या बोलता है, RBI क्या करता है, बैंक्स को बोलता है कि तुम क्या करो,
मैं तुम्हें कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहा हूँ, वो तुम खरीद लो मेरे से। अब सीधी सी बात है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देगा तो उसके बदले में बैंक से क्या लेगा, मनी लेगा। ठीक है, अब बैंक्स जो है आरबीआई को मनी दे देगा तो क्या वो कस्टमर्स को लोन्स दे पाएगा? तो कस्टमर को जो लोन है ये कम, पहले मान लो 100 था, 100 रुपये लोन दे रहा था, तो अब ये केवल क्या 50 रुपये दे पाएगा। क्या लोन जो है उस कम होने से मार्केट मनी सप्लाई कम होगा मार्केट में? तो मनी सप्लाई कम होगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे तो लोग जो है खरीदारी कम करेंगे। इससे क्या है, ओवरऑल मार्केट का जो इन्फ्लेशन है वो पहले से कम हो जाएगा। और मान लो अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है तो आरबीआई क्या बोलेगा कि भाई तुम जो है ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तुम मुझे बेच दो, इसके बदले में पैसा ले लो, और पैसा अगर बैंक के पास आएगा तो वो मार्केट में जाएगा। कैसे? लोन के थ्रू या अदर वेज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू दी G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका आंसर देखें तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 है, लेकिन हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम इस चीज़ से क्या सीख रहे हैं। इसमें हमें एक चीज़ नया देखने को मिला कि G20, तो चलो हमें G20 के बारे में पता है क्योंकि इंडिया ने 2023 में G20 समिट हेल्ड किया था, बट पेरिस क्लब हमारे लिए कुछ नया चीज़ है, तो ऑब्वियसली नया चीज़ को हम लोग पहला प्रेफरेंस देंगे। उसको जानने के लिए याद रखिएगा इसमें 22 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इंडिया जो है क्या इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया जो है एक ऑब्जर्वर मेंबर है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है ये क्लब, ये जो है क्लब है ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम मेजर क्रेडिटर कंट्रीज, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब? 1956 में। और ये क्या करती है, एक तरह से एम करती है टू फाइंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, एम करती है टू फाइंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई डेटर कंट्रीज़। मतलब जो कंट्रीज़ पेमेंट जिसको करना होता है, ठीक है, उसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो पेरिस क्लब जो है आपको हेल्प करता है। बेसिकली इसका फोकस होता है टू स्टेबलाइज अ कंट्रीज़ इकनॉमी। ठीक है, बस पेरिस क्लब के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। हो सकता है अगले बार में कहीं ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमें उससे एज मिल सकती है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। ठीक है, पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाई वे ऑफ IIBs। ठीक है, IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अब मैंने जब मैं इस एग्जाम में स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे ये इसलिए हिट किया, क्यों कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड है, मतलब कुछ तो इसका इन्फ्लेशन से रिलेटेड रिलेशन होगा, तभी तो यहाँ पे लिखा है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। अगर इन्फ्लेशन से रिलेशन नहीं होता तो ये भाई केवल इंडेक्स्ड बॉन्ड ही लिख देता, क्यों अलग से एक वर्ड घुसाने जाएगा। तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को क्या माना, सही माना। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। अब यहाँ पे मेरे को दिमाग में खटका, मुझे ये आया कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंटरेस्ट भी वो बॉन्ड से मिले, ठीक है, और इंटरेस्ट भी जो है वो सरकार जो है बोल रही है कि मैं आपसे इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं लूँगी, मैं आप जो आप सेल कर रहे हो उस पर भी टैक्स नहीं लूँगी। अरे भाई किसी पे तो टैक्स होगा, दोनों तरफ, तो फिर सरकार का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नॉन टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्सेबल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2। थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू दी फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर मतलब चलिए आंसर तो चलो देख लेते हैं, नाइदर 1 और 2 है, बट याद रखिएगा 2022-21 में एक न्यूज़ आया था किसके, ई-कॉमर्स से रिलेटेड 2 मॉडल्स हमारे सामने आए थे, इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल। ठीक है, 2 मॉडल हमारे सामने आए थे। इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, ये इन्वेंट्री मॉडल होता है वेयर हाउस ओनरशिप, जहाँ पे जो कंपनी है वो खुद अपना वेयर हाउस में सामान रखती है और खुद कस्टमर से डायरेक्ट बेचती है। और मार्केट प्लेस मॉडल जो है ये एक प्लेटफॉर्म मॉडल है, जैसे एग्जांपल अमेज़ॉन। वेयर हाउस, इसमें याद रखिए इसमें FDI जो है लिमिटेड है और इसमें FDI जो है प्रॉपरली अलाउड है। ठीक है, तो ये देखिए, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस। देखिए, मार्केट प्लेस कर सकते हैं लेकिन ओन गुड्स नहीं बेच सकते। ठीक है, दूसरा, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। नहीं, डिग्री नहीं है, बिग सेलर्स को कितने भी बिग सेलर्स को ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। याद रखिएगा रियल सेक्टर, ये तो चलो आंसर हम लोग पहुंच जाएंगे इस पर, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल सेक्टर होता क्या है। रियल सेक्टर वो होता है जो इकोनॉमिक आउटपुट को हमारे इंक्रीज करे, ठीक है, या जीडीपी, अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो जीडीपी को इंक्रीज करे। अब देखिए, अब इसमें दिखाइए, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ऑब्वियसली फार्मर्स जो है क्रॉप वो बेचेंगे, फार्मर्स जो है क्रॉप मान लो हार्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसको बेचेंगे ना, तो एक आउटपुट तो इंक्रीज हो ही रहा है। दूसरा, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ऑब्वियसली फैब्रिक्स बनेगा, मार्केट में बिकेगा, कपड़े हम पहनेंगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, भाई इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, इसमें कोई आपको आउटपुट सब्सटेंशियल दिख रहा है, या नीचे वाले में कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रिपीट डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ऐसा कुछ आउटपुट दिख रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, डिफरेंस आपको पता चल गया, रियल वर्सेज फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट, with reference to the following situations best which of the following situations best reflects indirect transfers of an increase। याद रखिएगा, ये कुछ वोडाफोन केस से रिलेटेड न्यूज़ आया था, इसका आंसर अगर देखा जाए तो ये डी है। ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, इसका आंसर तो ये है। बट एक चीज़ इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है भारत में अलाउड है। क्या कि मान लीजिए आपने कोई 8 तारीख को सेल परचेज़ किया, ठीक है, उसके अनुसार आपने 10% टैक्स जो है पे कर दिया, ठीक है। अब क्या कर सकती है भारत सरकार, ये नियम ला सकती है कि हम टैक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं 20% और ये जो है 7 तारीख से ये एप्लीकेबल होगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है अलाउड है। ऐसा ही कुछ केस वोडाफोन के साथ है, ठीक है, इससे रिलेटेड, बट वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, उससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो आर करेक्ट। ये जानने से पहले याद रखिए एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल जो होता है ये हम लोग बार बार नहीं करते, रेवेन्यू जो है बार बार करते हैं, मतलब इसको ऐसे बोलें, नॉट वन टाइम। मशीन, अब मान लीजिए मशीन ले रहे हैं तो रोज़ मशीन तो लेने जाएंगे नहीं, या हर महीने मशीन तो लेने जाएंगे नहीं, मशीन जो लेंगे ये एक बार लेंगे, इसलिए वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट, पहला, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल, कि हम उसको रोज़ रोज़ तो मशीन ले नहीं रहे हैं। दूसरा, डेट फाइनेंसिंग इज़ कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज़ कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये जो है इसने स्वैप किया है, डेट फाइनेंसिंग जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो क्या होता है, कैपिटल, ठीक है। आप रोज़ रोज़ थोड़ी कंपनी में पैसा लगाते हो, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग्स। नेक्स्ट, डेटेड सिक्योरिटीज इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड डेट्स इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेट, इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2। अब एक चीज़ याद रखिए, जो आपका इंटरनल डेट होता है उसमें क्या होता है, 2 कंपोनेंट आते हैं, एक तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, दूसरा नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या होता है, आपके डेटेड सिक्योरिटीज़ होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, फिर नॉन मार्केटेबल में क्या होता है, 14 डे जो इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स होता है ना, वो आ जाएगा आपका, फिर कंपनसेशन एंड अदर बॉन्ड्स आ जाएगा, ठीक है, फिर सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स जो है ये आपकी नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर आ जाएगी। तो बस याद रखिएगा इंटरनल डेट के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है पॉलिटी, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन क्या है, pursuant to the report of H.N. Sanyal committee, the Contempts of the Court Act 1971 was passed, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the Supreme Court and High Court to punish for contempt of themselves. The Constitution of India defines criminal court, civil contempt and criminal contempt. Next, in India, द पार्लियामेंट इज़ वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखिए याद रखिएगा, जहाँ भी मेंशन करे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई कर रहा है, तो वो बेसिकली जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली एक तरह से झांसा दिया जाता है हमें। 80% केसेस में वो गलत होता है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ लगाएंगे, इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है, इसको कौन डिफाइन करता है,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है इसको डिफाइन करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट, किस आर्टिकल के तहत, अंडर आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 215। इसके बारे में इतना याद रखिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू, एक सेकेंड, हाँ, with reference to the representative to India, consider the following statements. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocates. Bar Council have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. इसका आंसर होगा टू ओनली। वैसे मैं बता रहा हूँ इसको, मैंने एग्जाम में कैसे टिक किया, मैंने सोचा कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हैं, मैंने गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स को चलो ठीक है मान लिया। मैंने ये सोचा कि लीगल फर्म्स हैं उनको हम एडवोकेट मान रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर है भाई, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो उनको हम एडवोकेट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सोच के मैंने इसको गलत माना था और ये आंसर सही भी हो गया। बट अब इसके बारे में जानने का कुछ चीज़ है, क्या बार काउंसिल जो है उसके बारे में जान लीजिए। ये जो है स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है, अंडर एडवोकेट्स एक्ट, ठीक है। और इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर जो हैं वो कौन है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, मतलब, और 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। बस इतना आप लोग जान लीजिए, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। अरे भाई लक्ष्मीकांत पहला ही जो अमेंडमेंट का चैप्टर खोलेंगे या पहले पार्लियामेंट करेंगे तो उसमें पहली ही लाइन ये गलत दे दी है। इसका सीधा आंसर होगा 2 और 3। प्रायर रिकमेंडेशन कौन से बिल में चाहिए होता है, मनी बिल में, और मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 110। नेक्स्ट, ये जो है अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाई बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। क्या मनी बिल में जॉइंट सिटिंग है, नहीं है। जॉइंट सिटिंग किस बिल में है, ऑर्डिनरी बिल में है। और जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 108, ठीक है। चलिए इतना इंपॉर्टेंट था और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज, अभी मैंने आपको क्या बताया पहले, अगर बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज, तो 80% केसेस में गलत ही होते हैं और इसी तरह यहाँ पे भी गलत ही दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। लक्ष्मीकांत पढ़ा है, हमें पता है ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा लिखा गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये इंक्लूडिंग द पीएम होता है, हो सकता है किसी नेक्स्ट एग्जाम में लिख दे एक्सक्लूडिंग, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर यहाँ पे होगा क्या, 2 ओनली। अब जैसे एक मैं और चीज़ बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बाइफरकेट्स या क्लासिफाइज डीपीएसपीज इनटू गांधीयन सोशलिस्ट लिबरल प्रिंसिपल, वो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन या क्लासीफाई नहीं करता। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा। लक्ष्मीकांत पढ़े हैं, उसमें मेंशन है लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स, राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स। तो हम लोग देख लेते हैं, शायद 2020 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। तो देखिए कैसे क्वेश्चन जो है थीम रिपीट हो रहा है। इन्होंने पहले राज्यसभा का पूछा, आप सीधे पूछ लिया लोकसभा। चलिए देख लेते हैं। तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कहाँ आ गए भाई, इसमें दोनों हाउस जो होते हैं उनका रोल होता है। आर्टिकल क्या कौन सा है, 352, 356, 360, 3 इमरजेंसी होती है ना। नेक्स्ट, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही है। इसका पावर किसके पास होता है, लोकसभा के पास, ठीक है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों हाउसेस का रोल होता है, इसलिए ऐसे इसका क्या होगा, 2 ओनली। आर्टिकल 75 याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए। बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो सब तो आगे पढ़ेंगे, पॉइंटर्स क्या दिए हैं याद रखिए। 52nd अमेंडमेंट एक्ट कौन से पीएम के टेन्योर में, राजीव गांधी पीएम के टेन्योर में इसको लाया गया था। द लॉ स्पेसिफाइड दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है तो याद रखिएगा ये विद इन नहीं है, ये आफ्टर है। आप देख रहे हैं कैसे यूपीएससी एक एक कीवर्ड जो है वो चेंज कर दे रहा है कंफ्यूज करने के लिए। पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ए फ्रिक्शन केस, बिल्कुल सही है, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। बीच में कुछ न्यूज़ आ रही थी कि 2 महीने के अंदर, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आंसर जो होगा 2 ओनली। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू डिफेक्शन। साथ ही साथ डिफेक्शन के एग्जेम्पशंस भी हैं। क्या, अगर एक पार्टी से
दो तीन 2/3 मेंबर्स जो हैं वो अलग हो रहे हैं, दूसरे पार्टी में मर्ज कर जा रहे हैं, तो वो एग्जेम्पशन वहाँ पे मतलब डिफेक्शन नहीं लगेगा। साथ ही साथ स्पीकर जो है, अगर मतलब मेंबर जो है स्पीकर बन गया और पार्टी छोड़ता है तो उसमें भी डिफेक्शन नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर दी ओनली ऑफिसर्स हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ना कि सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। बिल्कुल गलत है। वैसे देखा जाए तो कन्वेंशन में ये होता है कि अगर गवर्नमेंट रिजाइन कर दी तो ये चेंज हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ऐसा नहीं बोलता है कुछ, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट प्लेजर पे होते हैं, ठीक है, और इनका टर्म जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है। उनको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इनको क्या होता है, हर कोर्ट में बैठने का परमिशन होता है, लेकिन विदाउट वोट जो है ये नहीं कर सकते हैं। चलिए रिट्स से याद आ जाना चाहिए आपको क्या, आर्टिकल 32 पहला पॉइंट देखते हैं। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। बिल्कुल सही है। मैंडेमस मतलब क्या? वी कमांड। प्राइवेट तभी अप्लाई होगा जब वहाँ पे कोई पब्लिक ड्यूटी हो। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी जो होती है वो एक अपनी अलग एंटिटी होती है, ठीक है। तीसरा, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या पढ़ते हैं हम लोग? बाई व्हाट अथॉरिटी टू द क्लेम ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे और रिट्स होते हैं, हेबस कॉर्पस, सर्टियोरारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या लिखा है? पहला स्टेटमेंट देखिए, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। भाई मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि आज भी कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हमेशा न्यूज़ आती है कि कई हॉस्पिटल में आप जाओ, आप बोलो कि आयुष्मान भारत के तहत में आए, तो वो क्या बोलते हैं कि हम इससे लिंक्ड नहीं है। तो भाई सारे हॉस्पिटल कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? मैंने उसी समय 1 को बोला कि ये गलत होना चाहिए, और मैंने आंसर मारा 3 ओनली, और यूपीएससी का भी जो आंसर था यही था, ठीक है। अब देख लीजिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत क्या है। इसमें जो एवरी सिटीज़न है उनको एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी, ठीक है। डिजिटल हेल्थ आईडी जो वॉलंटरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। बिल्कुल, अगर लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा तो हमने समझा होगा कि प्रेसिडेंट स्पीकर कौन फिक्स करता है? स्पीकर का फिक्स करता है प्रेसिडेंट, और डिप्टी स्पीकर का फिक्स करता है स्पीकर। नेक्स्ट, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। याद रखिएगा, ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ये क्या है? ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट को पहले ही गलत मार दीजिए। नेक्स्ट, द डिप्टी ऑफ स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज ऑफ स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स। बिल्कुल सही है, लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं। द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन मूव बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, इनका रोल हमने कहाँ आ गया? प्रेसिडेंट रोल होता है ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं वो अमंग देम जो है अपने चूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? A 1 and 3 ओनली, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मिथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है एक तरह से रिपीट है 2021। क्या कुछ क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कौन करता है राइस का? याद आया? तो वो होगा, इसका आंसर क्या है? राइस।
अब एक चीज़ जान लीजिए, कॉटन जो है ये मैक्सिमम कहाँ होता है, महाराष्ट्र, गुजरात में। शुगर केन के ऊपर क्या क्वेश्चन आया था कि इट इज़ लीस्ट वाटर इंटेंसिव 2021 में, ठीक है। वीट के बारे में जान लीजिए, ये मैक्सिमम होता है यूपी, पंजाब। तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन दिख गए। इसी को बोलते हैं PYQ इज़ द मास्टर। PYQ जो है वही आपको एज दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन और कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन, देखते हैं। मान लीजिए देखिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ऑब्वियसली अगर ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो किसी चीज़ को अच्छा कर रही होगी। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, भाई तभी तो लाए हैं क्योंकि राइस से मीथेन ज़्यादा होता है। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ऑब्वियसली नहीं तो फिर किसान थोड़ी ना इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, D1, 2 and 3। याद रखिएगा ये जो है इसको डेवलप कहाँ किया गया है, डेवलप्ड इन मैडागास्कर। ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा, ये आपको बाद में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन मार्क ही नहीं किया था क्योंकि ये मैं ब्लैंक था इसके बारे में। बट अब हमें पता होना चाहिए इसका आंसर होगा लेक फेगबीन। बट उससे पहले हमें और भी लेक्स जो लिखे हैं उसके बारे में जानना होगा। लेक विक्टोरिया जो है ये 3 कंट्री से जो बॉर्डर शेयर करता है। कुट मैंने याद ऐसे रखा है, कुट केनिया, युगांडा, तंजानिया, ठीक है। ये देखिए लेक फेगबीन कहाँ है, ये माली में है, हाँ। और नाइजर रिवर जो है यहाँ फ्लो करती है। लेक ओगटा जो है ये भी नाइजीरिया में है और ये क्या है, एक नेचुरल लेक है, ठीक है। लेक वोल्टा जो है ये घाना में है और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर है ये कम्प्लीटली इन घाना। और इसके बारे में एक और चीज़ मैंने सर्च किया, यहाँ पे एक डैम है ओकोसोम्बो डैम, ये मुझे न्यूज़ मिली, सर्च किया तो इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। चलिए, गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ये अब मैं बता रहा हूँ ये क्या हुआ था, ये मैंने एग्ज़ाम से पहले कहीं तो मैंने इसके बारे में पेपर में देखा था, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं बेसिक लक। वैसे अगर मैं ऐसे जाता तो मुझे इसका आंसर नहीं पता होता, बट इसका आंसर अब हम लोग जान लेते हैं, पेन्नार, ठीक है। पेन्नार का ओरिजिन कहाँ है, नंदी हिल्स, और ये इम्पटी करती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। कावेरी जो है कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ, कर्नाटक। मंजीरा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी। और ओरिजिन कहाँ है इसका, बालाघाट। तुंगभद्रा, कुछ याद आया, हम्पी, याद आ रहा है क्वेश्चन। ये निकलती है कहाँ से, कर्नाटक। और अल्टीमेटली किसको ज्वाइन करती है, कृष्णा रिवर। इसका इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है हम्पी। हम्पी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही जानने का इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पीक्स जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। नामचा बरवा, याद रखिए नामचा बरवा जो है गढ़वाल हिमालय में नहीं है, गढ़वाल हिमालय आपका उत्तराखंड हो गया। नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल। अगर मैप को क्लोजली लोकेट करेंगे तो ये जो अरुणाचल ऐसे है, नामचा बरवा इधर है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी है आपके कुमाऊं हिमालय। नोकरेक क्या सिक्किम में है, अगर लिंक भी करना है तो भाई नोकरेक नेशनल पार्क पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो उससे याद रखिएगा नोकरेक मेघालय में। इसका आंसर क्या होगा, 2 ओनली। द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका सीधा सा आंसर देख लेते हैं, क्योंकि अब देखिए रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। अब याद रखिए कि इसके जो लेवेंट रीजन में कौन कौन से कंट्रीज़ के एरिया आ जाते हैं, इसमें इज़राइल, लेबनान, पैलेस्तीन, सीरिया, टर्की, ठीक है। इतना याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। अब देखिए इसका मैं क्या करता था, मैपिंग को मैं कैसे करता था, मैं निमोनिक बना लेता था, ठीक है। कोई भी मैपिंग है उसको मैं पहले निमोनिक बना लेता था। तो देखिए अब क्या होता है ना, उसके लिए लोग क्या बोलते हैं कि आपको मैप्स बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। बट मुझे क्या होता था, मुझे याद नहीं रहता था, तो मैं ऑब्वियसली हर चीज़ का एक निमोनिक बना लेता था। तो इसका भी मैंने एक निमोनिक बनाया था, क्या मैंने बनाया था, पिट्टू,
बॉर्डर्स जो अफ़गानिस्तान के हैं उसका मैंने बनाया था। पी से पाकिस्तान, आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान, वापस टी से तजिकिस्तान और यू से उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये मैंने बनाया था। और साथ ही में अलग से मैंने याद लिख लिया था कि इंडिया का जो POK का भी एरिया है वो भी जो एरिया है उससे शेयर करता है। तो अगर उससे देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका आंसर होगा C। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी निमोनिक्स बना सकते हैं जहाँ पे आपको टफ लगे, तो उससे आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, कंटेन्स थोरियम, अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया। भाई मैंने तो पढ़ा था कि ये केरला के आसपास होता है। ठीक है, वो भी थोरियम मोनाजाइट, मैंने ये पढ़ा था। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज़ कैन ओनली प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो 1, 2 and 4 होगा। इसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ ओनली जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मान लीजिए एक एटॉमिक एनर्जी वाला मटेरियल है। तो गवर्नमेंट भारत जो है, भारत में एटॉमिक एनर्जी जो है उसकी सोल मोनोपोली जो है किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, इसलिए ये हो भी सकता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? 1, 2 and 4। अगर देखा जाए तो 2009 में इससे क्वेश्चन आया था और उसी थीम पे ये PYQ को रिपीट किया गया है। समझ रहे हैं? तो इसलिए PYQ के सारे ऑप्शंस का एनालिसिस आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे अकर्स इन। अगर देखेंगे तो 2019 प्री में सवाल आया था, उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। 21 जून याद आ रहा है? ठीक है, 2 इक्विनॉक्स भी होते हैं, 21 जून, 22 दिसंबर, फिर क्या होता है? मार्च में भी आता है, 22 मार्च, 23 सितंबर। ये दोनों हमारे क्या होते हैं? इक्विनॉक्स होते हैं, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। चलिए, ये जो है हमारे क्या है? रामसार साइट्स हैं। और देखा जाए तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर या एक या दूसरे साल आ ही जाता है। ठीक है, देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड। अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? होकेरा जो है क्या पंजाब में है? नहीं, जम्मू कश्मीर में है। रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। रुद्र सागर जो है क्या है? त्रिपुरा में है। सस्तम कोट्टा क्या तमिलनाडु में है? जी नहीं, ये कहाँ है? केरल में है। याद रखिएगा, सस्तम कोट्टा लेक को क्वीन ऑफ लेक भी बोलते हैं। रेणुका वेटलैंड जो है ये भारत का शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट लेक है। अष्टमुडी याद रखिएगा, अष्टमुडी केरल में है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, विच ऑफ द एबव आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, डिजिलॉकर जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या है? कैपेसिटी 1 GB तक की स्टोरेज है। ठीक है, और ये जो है ये क्या करती है? दीक्षा जो है ना, ये स्कूल एजुकेशन की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम है, NCERT। ठीक है, बस इसके बारे में, आरोग्य सेतु के बारे में आप जानते हैं, कोविड से रिलेटेड उस समय आया था। और कोविन जो है वो भी आप जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू वेब 3.0। ठीक है, अब याद रखिएगा, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो पुराने वाले से बेहतर है। वेब 2.0 से क्या होगी? बेहतर होगी, इसलिए उसको इनेबल किया जा रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। अब सीधी सी बात है, डेटा प्राइवेसी की बात हो रही है, तो जो चीज़ पे इंसान का अपना कंट्रोल होगा, डेटा पे अगर कंट्रोल होगा तो वो चीज़ को हम प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट, इन वेब 3.0 देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल वर्ल्ड्स। देयर कैन बी, देखिए, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाई यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन अ कॉरपोरेशन। इसका सीधा क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। ठीक है, इसमें क्या है? एक तरह से डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है। ठीक है, कंट्रोल नहीं है, लोग जो है अपना डेटा प्राइवेसी कर सकते हैं। चलिए, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है? SaaS buyers कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स, पॉसिबिलिटी है।
SaaS यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस, पॉसिबिलिटी है। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म ऑफ SaaS। अब क्या होगा इसमें, हम लोग हो सकता है ये सोचें कि भाई ये हॉटमेल कितना पुराना है, याहू कितना पुराना है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, लाइक ये तीनों फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल होता है। इसमें आप क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है। मेरे लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन चलिए इसका आंसर हम लोग सब देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अ मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डीऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ, ठीक है। इसका आंसर था, ये उस समय न्यूज़ में था। अब हम लोग और देख लेते हैं क्या है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ। क्या ये कुछ डार्ट मिशन की बात कर रहा है, नासा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, A spacecraft moves along a comet with the same speed and places a probe on its surface। याद रखिएगा ये कौन सा मिशन था, ये रोजेटा मिशन था, किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। चलिए इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। बहुत बार न्यूज़ में रहा है, इसका सीधा सा आंसर होगा क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या कुछ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्या कुछ 2020 का क्वेश्चन याद आ रहा है, कोई बात नहीं याद आ रहा है तो हम लोग उसको भी अपने समय में देखेंगे जब हम लोग वो वाला डिस्कस करेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या वाईफाई है कुछ, क्लाउड सर्विस, क्या ये डेटा स्टोरेज की बात करता है, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। पहला, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द एबव आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेज टेक्नोलॉजीज़। क्या ये कुछ CCTV है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, या देखिए जो फास्टैग है, कि आप वहाँ जब आपकी गाड़ी वो जो टैग, वो क्या बोलते हैं, वो जो कैमरा सेंसर होता है उसके सामने जाती है, क्या कुछ रीड करता है फ्रीक्वेंसी, जो आपका टैग गाड़ी पे लगा होता है, तो वो क्या होता है, ये सब जो होता है ये शॉर्ट लेवल होते हैं। क्या वाईफाई जो है क्या एकदम 10 किलोमीटर दूर आप चला सकते हैं या 1 किलोमीटर दूर चला सकते हैं, नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 तीनों ही शॉर्ट रेंज पे हैं। नेक्स्ट, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज़। Biofilms can form on food and food processing services. Biofilms can exhibit antibiotic resistance। देखिए हर समय पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कुछ भी हो सकता है, तो 1, 2 एंड 3 इसका तीनों सही है। ये वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज, ये वाइड वेराइटी ऑफ सर्फेसेज है उस पर जाके फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये क्या एक्चुअली है, क्या ये एक्चुअली असेंबलेज ऑफ माइक्रोबियल सेल्स है, ठीक है। दैट इज इरिवर्सिबली एसोसिएटेड विद द सरफेस एंड इनक्लोज्ड इन अ मैट्रिक्स ऑफ प्राइमरीली पॉलीसेचराइड मटेरियल, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या करते हैं, ये बेसिकली मटेरियल, पॉलीसेचराइड मटेरियल फॉर्म करते हैं। अब कौन से मटेरियल बायोफिल्म फॉर्म कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, साथ ही साथ प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, consider the following statements in respect of probiotics. Probiotics are made of both bacteria and yeast. The organisms in probiotics are found in food we ingest, but they do not naturally occur in our gut. Probiotics help in the digestion of milk sugars. अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा 1 एंड 3। याद रखिए हम लोग हमेशा नहीं बोलते हैं कि गट बैक्टीरिया इम्प्रूव करो जिससे आपका जो फूड है वो डाइजेशन की पावर बढ़ जाए, तो वही होता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है। दे ऑल्सो अकर नेचुरली इन आवर गट, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 39 देखें वैक्सीन्स के बारे में, तो याद रखिएगा ये CDS 2022 में उसी साल ये क्वेश्चन पूछा था और सीधे हमारे प्रीलिम्स में रिपीट हो गया था। देखिए इसमें, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। पहला ही स्टेटमेंट इसने गलत दे दिया, ये mRNA प्लेटफॉर्म नहीं था, वायरल वेक्टर था। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका आंसर हो गया 2 एंड 3। अब एक चीज़ याद रखिए, इंडिया का एक जेमोवैक OM है, ये भारत का फर्स्ट
mRNA बेस्ड वैक्सीन है जो अप्रूव हो गया है, वैक्सीन, और ये अप्रूव्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या ये एक बड़ा क्वेश्चन पूछा था, इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रिचेज द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट्स। देखिए इसमें GPS नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, सुनामीज कुड ऑकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स, power grids could be damaged, intense aurora could occur over much of the earth, forest fire could take place over much of the planet, orbits of the satellites could be destroyed, short wave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be disrupted। अब देखिए इसमें सब सारा जनरलाइज पॉइंट बोल रहा है, power could be damaged, intense could occur much over earth, much of the planet could be destroyed, और पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड। क्या देखिए यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक है, सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। क्यों भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि इक्वेटोरियल रीजन्स पे ही आएगा, और सोलर स्टॉर्म है, समझ रहे हैं, तो इसलिए क्या कुछ ये थोड़ा सा इरेलेवेंट लग रहा है। याद रखिए जब ऐसे बड़े क्वेश्चन आए तो उसमें आपको एक गलत आंसर ढूंढना होता है, वो गलत आंसर आपने ढूंढ लिया, आपको आंसर मिल गया 1 3 4 6 7। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक तरह से रिपीट है, 2021 में सवाल आया था, उसमें क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का जिक्र था। बताता हूँ, अब वो पेपर जब डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा। इसका आंसर होगा डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये IPCC के बारे में मेंशन है, याद रखिए इसको किसने बनाया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस UNEP। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कब आया है, 1992, और एजेंसी फंडेड बाय UNEP एंड वर्ल्ड बैंक। UNEP देख चुके हैं, वर्ल्ड बैंक हमें पता ही है 1945 में सेटअप हुआ था। ये जो है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है ये एक डेटाबेस है। साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस कर रहा है सिंस 2009, और ये प्रोग्रेस कर रहा है, ट्रैक कर रहा है एक्चुअली प्रोग्रेस को, जो वार्मिंग हम लोग बिलो 2.2 डिग्री सेल्सियस का रखे हैं ना, तो उसको ट्रैक कर रहा है गवर्नमेंट एक्शन को, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्या, अंडर 2 कोalition। याद रखिएगा ये भी 2020 में ये रिपीट है, 20 में ये हमें देखने को मिला है। अगर आप पेपर हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये भी हमें देखने को मिला है। सीधी सी बात है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज़ अ सेक्रेटरीट ऑफ अंडर 2 कोalition। ठीक है, याद रखिए ये कोई सेक्रेटरीट नहीं है, इसका सीधा सा आंसर होगा 135। जो क्लाइमेट ग्रुप ये जो है इसका सेक्रेटरीट कौन है, अंडर 2 कोalition का, द सेक्रेटरीट है इसका द क्लाइमेट ग्रुप। ठीक है, अगर आपने वो देखा होता तो आपको पता होता, आप सीधे PYQ को ट्रैक करके आप इसका आंसर पहुंच जाते। आपको ये सब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स जो हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी ये जो क्लाइमेट ग्रुप है उसके बारे में देख लीजिए, ये इसका एम है, इंटरनेशनल, ये ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। ठीक है, अब ये एक चीज़ याद रखिए, EP100 क्या है, इसका जो अलायंस है, इंटरनेशनल बॉडी है, और इसका अलायंस है टू सेव एनर्जी। ठीक है, ये भी जो है EP100 इसका एम है। और सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100, बिल्कुल सही है ये। तो इसलिए बस इतना याद रखिए कि ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका इससे रिलेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ़ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनी। इसका आंसर क्या होगा, डी। वेटलैंड्स जो है इसमें बता रहा है कि ये फ़िल्टर का काम करता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी से वेस्ट जो होता है वो किडनी यूरिन के थ्रू मतलब पास हो जाता है ना, तो उसी तरह वेटलैंड्स जो है वो भी एक तरह से फ़िल्टर, किडनी का काम करता है। वो फ़िल्टर करता है हैवी मेटल्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, और उससे जो मतलब फ़िल्टर का काम करता है। तो इसलिए उससे अगर आप रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ये जो डी है वो हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, मुझे लगा था WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में पूछा था। इसमें देखिए मुझे और सब तो स्टेटमेंट ठीक है, मैंने जब स्टेटमेंट 3 देखा तो ये मुझे याद आया शंकर IAS के बारे में, कि हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि
वो जो है लंग्स में जो इंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ऑब्वियसली जब PM2.5 है वो PM10 से छोटा है, तो PM10 फिर कैसे एंटर कर सकता है? तो मैंने यही फंडा लगा के ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट किया और आंसर मारा था 1 और 4 ओनली, और यूपीएससी के अनुसार वही जो था आंसर था। अब देखिए इसमें क्या है, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनक्लीमेंट वेदर। ठीक है, इसमें लिखा है इनक्लीमेंट मैटर, ये जो है प्रतिकूल मौसम मतलब अच्छा मौसम। इसमें क्या है, ये जो होता है ये बेसिकली सनी वेदर में होता है। ओजोन प्रदूषण जो होता है ना, इनक्लीमेंट में नहीं सनी वेदर में होता है। इससे बस इतना जान लीजिए, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके बारे में इतना ही, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़, consider the following statements। पहला, it is a fungus, it grows in some Himalayan forest। दूसरा, it is commercially cultivated in Himalayan foothills of north eastern India। याद रखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नहीं है, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। और एक और चीज़ के बारे में जान लीजिए कि इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड क्या कॉमर्शली। ये क्या है, मशरूम है एक प्रकार का। ठीक है, और कॉस्टलीस्ट मशरूम इसको भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विथ रेफरेंस टू पॉलीएथिलीन टेट्राफ्लेट द यूज ऑफ विच इज़ सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको PETB बोलते हैं। ठीक है, इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वुल, पॉसिबिलिटी है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। अरे भाई, हो सकता है कोई में अल्कोहलिक बेवरेज में रिएक्शन की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए सीधे से इसका आंसर 2 वाला जो है उसको हटाइए। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। विदाउट इंसिनरेशन में तो भाई ये हम लोग जानते ही हैं कि इंसिनरेशन में हम लोग हाई टेम्परेचर्स पे उसको जलाते हैं तो भाई कुछ तो गैसेज निकलेंगे। 1% या आधा % भी निकल गया तो वो तो स्टेटमेंट गलत कर देगा ना, इसलिए आंसर जो 4 वाला गलत है। इसका आंसर है 1 और 3। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट। अब देखिए ऑप्शन से कैसे बनाया है, ये 2020 में क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, गोल्डन मसीर के ऊपर क्वेश्चन आया था और इसको वापस से रिपीट कर दिया गया है 2020 या 2019 में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, गोल्डन मैसीर। ये एक फिश है। ठीक है, याद रखिएगा जो सी हॉर्स है ये भी एक फिश है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। इसका आंसर देखते हैं, पहले देख लेते हैं इसके बारे में। अल्फाल्फा, अमरंथ, चिकपी, क्लोवर, पर्सलेन, स्पिनिच। ठीक है, अब इसमें जो है इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या, 1, 3 और 4, यानी कि 1, 3, 4। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली ये अमरंथ जो है ये फूड क्रॉप है, शॉर्ट टाइम पेरेनियल होते हैं। ठीक है, फूड क्रॉप। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन होते हैं, पहले ये बताइए, क्या पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं? तो उसी को ढूंढना है। अब क्योंकि देखिए ये मैंने तो नाम नहीं सुना था, बट क्योंकि ये पूछ चुका है इसलिए अब हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पर्सलिन जो कुल्फा ये लिखा है ये एक ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है, हाईली प्रोडक्टिव है और कॉमन ये कहाँ है, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट, बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है ये उस समय न्यूज़ में था, कहाँ, गल्फ ऑफ कच्छ में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा था। ये एक तरह से कोरल रिस्टोरेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ सॉल्ट लिक के बारे में लिखा है, प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज़। ये जो है ये कहाँ हो रहा है, कोयम्बटूर फॉरेस्ट डिवीज़न में इसको किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब यहाँ पे कुछ शेल गैस के बारे में है, तो याद रखिएगा शेल गैस में टॉप कौन है, चाइना है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर दी, ये न्यूज़ में हमेशा रह रहा है, अर्बन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। कहाँ का है ये, जापान का कंसेप्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, क्रिएशन ऑफ द मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज 50 क्वेश्चंस देख लिए, बाकी के 50 क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से आप भी PYQ को समझते रहिए, उसको एनालाइज करते रहिए, आपको ऑब्वियसली आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, ऑल द वे।